पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने मच्छर तक जो भी कंटेंट थे हमने सब के सब आपको बताए थे। मच्छर के बारे में जैसे बताए थे कि मच्छर क्या होते हैं, मच्छर से कटने वाले मच्छर के काटने से 3 प्रकार की बीमारियां जैसे क्या क्या होते हैं, डेंगू होते हैं, चिकनगुनिया होते हैं और मलेरिया होते हैं। ये 3 जो बीमारी फैलते हैं मच्छरों के काटने से, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, 3 बीमारियां। मच्छर जो है हमारे पास कैसे आ पाते हैं, तो पैर के तलवे वगैरह से, ये सारे के सारे हमने जिक्र करा रखा था। आगे पढ़ते हैं रेशम के कीड़े के बारे में। रेशम के कीड़ा जिसे हम लोग क्या बनते हैं, रेशमी जो कपड़े बनाते हैं, तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान कर लेता है। रेशम के जो कीड़ा होता है अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से कर लेता है। साथ ही मैं एक और बात बता दूं, अच्छा, रेशम के कीड़े किस पौधे पर रहते हैं, तो ये लोग शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं और उन्हीं शहतूत के पत्तियों को खाते हैं। शहतूत के पत्तियों को ये अपना भोजन बनाते हैं। ये हैं रेशम के कीड़े जो कि विशेष प्रकार के शहतूत के पेड़ पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चूहे के बारे में। चूहे के बारे में पीछे हमने जैसे गिलहरी के बारे में जैसे बात किया था कि गिलहरी क्या थे, गिलहरी के हमेशा दांत बढ़ते रहते थे, तो हमने चूहे के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया था। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पीछे हमने बता चुका है कि इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है। सूंघने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, साथ ही साथ में आपको छूने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन नज़र कमज़ोर होती है, इसलिए इधर उधर टकराते रहते हैं। ये हुआ चूहे के बारे में बातें। अब चलिए हम लोग इंटर करते हैं पक्षियों के बारे में। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पक्षियों की विशेषताओं की बात करें, विशेषता इस प्रकार है कि पक्षियाँ केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। आप जितने भी पक्षियाँ देखते हैं, जो भी पक्षियाँ घोंसला बनाती हैं, सभी के सभी अंडे देने वक्त के समय ही अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। जब भी अंडे देना होता है तभी घोंसले का निर्माण करती हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। कोई भी पक्षी है, या फिर पानी में रहने वाले भी पक्षी हैं या फिर धरातल पर भी रहने वाले पक्षी हैं, तो जो भी पक्षियाँ होती हैं सभी के सभी घोंसला अंडे देने वक्त ही बनाते हैं और बच्चे जब निकल आते हैं तो वो फिर जगह छोड़ करके चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। कोई कहीं पर पानी पर, कोई ज़मीन पर जहाँ रहते हैं। अधिकतर पक्षियाँ क्या होती हैं, आँखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। बात सही है। जैसे कि आप पक्षी वगैरह जब होते हैं तो पक्षी का जो आँखें होती है सिर के दोनों तरफ, एक इस साइड हो गया और एक उधर के साइड में होते हैं। तो सिर के दोनों तरफ पक्षियों की आँखें पाए जाते हैं। एकमात्र पक्षी है जिनका आँखें क्या है, सामने की ओर पाई जाती हैं। वो पक्षी कौन सी है, उल्लू पक्षी है। उल्लू पक्षी को आपने दोस्तों देखा होगा कि आँखें जो थे हमारे मनुष्य के जैसे आँख पाए जाते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, एकमात्र पक्षी जिनका जो आँख होता है सिर के सामने, मतलब मनुष्य के जैसे होते हैं, वो उल्लू पक्षी होती है। अधिकतर पक्षियों के सिर के दोनों तरफ ही आँखें पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता यह है कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उस पर नज़र डालते हैं। जब अलग अलग चीज़ों को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ आँख होने की वजह से पक्षियाँ जो है दोनों तरफ 2 वस्तुओं पर फोकस कर लेती है। 2 वस्तुओं पर, इधर का उधर और उधर का उधर ही, इधर से इधर का, मतलब दोनों तरफ, दोनों आँखों से 2 वस्तुओं के फोकस कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, जब नज़र डालते हैं तो 2 वस्तु को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं। जैसे कि आप इनको देखेंगे तो दायरा बढ़ जाता है। देखने की दायरा तो बढ़ेगा नहीं, एक इधर का भी देख लेते, उधर का भी देख लेते, तो कहीं ना कहीं दायरा इनका बढ़ जाती है। इनकी जो जब ये बिल्कुल सामने जब देखते हैं तो ये 2 वस्तु पर नहीं बल्कि एक ही वस्तु पर फोकस कर पाती हैं। सामने जब देखती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु पर फोकस कर पाती है। दोनों आँखों से जो है एक ही वस्तुओं को फोकस कर पाती है सामने की, लेकिन अगल बगल देखने पर 2 वस्तुओं पर एक बार में फोकस कर लेती है। ये होती है खासियत पक्षियों में। कह रहा है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते रहते हैं। अधिकतर पक्षियों की जो गर्दन है गर्दन की बात करें, आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं पाती। हमारी आँख की जो पुतली हैं अधिकतर घूम पाते हैं जहाँ तक संभव है,
लेकिन पक्षियों की पुतलियाँ नहीं घूमती आँख के ऊपर। आँख जैसे हम लोग के घूमता है ना, काले वाले जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो आँख होता है हम लोगों का, तो इसमें देखते हैं सेंटर में काले वाले पार्ट पाए जाते हैं। ये काले वाले पार्ट तो कभी देखेंगे इधर तो कभी इधर, लाइट लेफ्ट, यानी कि 360 एंगल पर मूव करते हैं। तो पक्षियों की ऐसा खासियत नहीं पाई जाती है, जिस वजह से पक्षियों को अगल बगल या आसपास देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाने पड़ते हैं। पक्षियों उनके उड़ने में मदद करते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही साथ में गर्माहट देते हैं, और नए पंख आते हैं तो पुराने पंख झड़ते रहते हैं। जब भी पुराने पंख झड़ जाते हैं तो नए पंखों का उद्गम आता है। जैसे अगर बात किया जाए, अगर पूरे पंख झड़े और नए नहीं आए तो उड़ सकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए पक्षियों का पंख झड़ते रहते हैं और नए नए पंख आते रहते हैं। जैसे अगर बात करें, इसमें कुछ पक्षी जो हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। जैसे कि जानवरों में भी क्वालिटी पाया गया था, जैसे कि बताया लंगूर के बारे में बताए थे कि जब विपत्ति आती है, कोई संकट आते हैं, तो लंगूर अपने आप में खास में एक आवाज़ निकालते हैं, जिससे कि अब अन्य दूसरे लंगूरों को या अन्य दूसरे जानवरों को अलर्ट कर देती, सावधान कर देती। सेम इसी प्रकार से पक्षियों में भी खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे इनमें खासियत ये होती है कि उड़ करके जो खतरे आने वाले, नहीं, उड़ करके जो दुश्मन आते हैं उनके लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। ये बहुत ही खासियत होती है पक्षियों में। जो ऊपर जो दुश्मन आते हैं, उड़ कर के आने वाले दुश्मन अलग आवाज़, उसके लिए ज़मीन से चल कर के आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते रहते हैं। जैसे कि बात किया, पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं जो पंखे से ढके रहते हैं, और इन्हीं की मदद से सुनता है। पक्षी की जो कान होते हैं, कान नहीं बल्कि इनके हॉल होते हैं, और हॉल हमें अधिकतर दिखाई नहीं पड़ता है। जब पक्षी बनाते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, सिर्फ आँख बनाते हैं, हॉल तो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे जो फर पाए जाते हैं इनके शरीर के ऊपर, उससे ढके रहते हैं, और जो कि सुनने में मदद करते हैं। पक्षी ज़्यादातर पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऐसे पक्षी है जो कि सिर्फ बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है, तो उस पक्षी का नाम क्या है, चमगादड़। चमगादड़ एक पक्षी है जो कि अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती है। तो ये रही विशेषता आपको पक्षियों के बारे में। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, भिन्न भिन्न तरह के जो पक्षी हैं, उनकी अलग अलग थोड़ा क्वालिटी है। जैसे कि अगर बसंत गौरी पक्षी, पहले पक्षी जो है बसंत गौरी की अगर बात करते हैं, तो बसंत गौरी पक्षी देखेंगे, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसे अंडा रखती है। कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कि क्या होते हैं, अंडे बनाने के लिए जो घोंसले बनाते हैं, तो घोंसले बनाते हैं कहाँ पर, पेड़ के तनों में बनाते हैं। इस तरह के घोंसले बनाते हैं, लंबे लंबे ऐसे चोंच होती है, और चोंचों से मार करके वो घोंसला बनाते हैं। तो ये पक्षी को क्या बोलते हैं हम लोग, बसंत गौरी। शायद आपने नाम देखा तो होगा बट नाम नहीं सुना होगा कि बसंत गौरी इसी का नाम है। तो बसंत गौरी क्या करती है कि अपना घोंसला पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके बनाती है, और उसी में वह क्या करती है, अंडा देती है। नेक्स्ट बात करते हैं शकरखोरा। शकरखोरा एक ऐसा पक्षी होता है जो शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। यानी कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है, शकरखोरा। पेड़ के तने में कौन बनाती है, बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ में छेद करके होल करके घोंसला बनाती है। शकरखोरा लटकते हुए, शकरखोरा जो लटकते हुए जो घोंसला बनाती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बाल का यूज करती है, बाल का उपयोग कर लेती है, मकड़ी का भी उपयोग कर लेती है, साथ साथ में जाल जो होते हैं जाले का भी उपयोग कर लेती है ना, और पतली टहनियाँ का भी यूज कर लेती है, पतली टहनियाँ का यूज कर लेती है, और साथ ही साथ में जो बारीक घास होते हैं, बारीक घास का भी उपयोग कर लेती है, और सूखे पत्तों का भी उपयोग कर लेती है। यानी कि जब शकरखोरा घोंसले बनाती है तो बहुत ही मुलायम मुलायम चीज़ों, नरम नरम चीज़ों से घोंसले बनाती है। बाल का यूज करती है, मकड़ी का यूज करती है, जाल का यूज कर लेती है, पतली टहनियाँ का यूज कर लेती है, सूखे पत्ते का यूज कर लेती है, और बारीक घास का भी यूज कर लेती है।
यह होता है शकरखोरा अपने इस प्रकार से घोंसले बनाती है। और साथ ही साथ में कपड़ों के चिथड़े का भी उपयोग कर लेती है। तभी तक हमने दो पक्षियों के बारे में जैसे देखा, पहला बसंत गौरी और दूसरा शकरखोरा। बसंत गौरी पक्षी और शकरखोरा। शकरखोरा जो होता है, अब इसमें बताएंगे कि कौन ऐसे पक्षी जो पेड़ के तनों में छेद बना कर बनाती है हॉल करके, तो शकरखोरा। कौन ऐसे पक्षी जो झाड़ियों से लटकते हुए घोंसला बनाती है, तो लटकते हुए घोंसला कौन बनाती है? शकरखोरा बनाती है। बसंत गौरी हॉल करके बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एग्ज़ाम पर्पज से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्ज़ाम में आपको एक से अधिक ऑप्शन दे देंगे, उसमें सभी टाइप के पक्षियों को लिख देंगे और उनके बनाने के प्रकार बना देंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर घोंसला बनाती है। उनको आपको मैच करना होगा। इधर ABCD करके दे देगा, इधर में 1 2 और 3, इस तरह से 4 करके इस तरह से ऑप्शन इधर रहेंगे। इन सभी से आपको क्या करने होंगे? मैच करने होंगे। मैच करने यानी कि फिर ABCD ऑप्शन रहेगा, उसमें सभी का सभी दिया रहेगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है कि दर्जन चिड़ियाँ, जो दर्जन चिड़ियाँ होती है अपनी नुकीले चोंच से दर्जन से साफ साफ पता चलता होगा। हमारे यहाँ भी दर्जी क्या काम करते हैं? कपड़े सिलाई करने का काम करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं। लेकिन जब दर्जन चिड़ियाँ हो जाती है तो क्या सिलाई करेगी? दर्जन चिड़ियाँ, तो दर्जी चिड़िया जो है पत्तों की सिलाई करेगी। किसकी सिलाई करेगी? तो पत्तों की सिलाई करेगी। तो दर्जन चिड़िया जो है अपने नुकीले जो चोंच होते हैं उससे क्या करते हैं? पत्तों को सिलती है और उसमें थैली सी बना देती है जिसमें अंडे देती है। देख रहे हैं कि किस इस प्रकार से यह छोटे छोटे चोंचों से क्या की है कि पत्तियों को सिल करके एक घोंसला बना देती है। इस प्रकार से सिल करके घोंसला बनाती है और घोंसला बना करके उसमें अंडे देती है। ये साफ साफ पता चलता है दर्जन चिड़िया मतलब कि सिलाई करके पत्तियों को सिलाई करके घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध की। तो ये आपको बहुत बार, यानी कि अगर VVI बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत बार एग्जाम ऑफ पर्पज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाल फिलहाल ही नहीं बल्कि आगामी आने वाले, हम तो गारंटी देते कि इस बार भी आने वाले सीटेट पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। ये 100% कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई भी सेट उठा करके आप देखेंगे तो सभी के सभी में क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि चील, बाज और गिद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन। और ज़्यादातर नहीं, 2 बातें इनके बारे में है, वही याद कर लेना आपको, और आपको एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि चील, बाज और गिद्ध कौन कौन से पक्षी हैं? चील है, बाज है और गिद्ध है। चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे कितना गुना अधिक देख पाती हैं? तो हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। अच्छा, एक और बात पूछते हैं आपसे कि हमसे 6 गुना अधिक कौन देख पाते हैं? तो 6 गुना अधिक कौन देख पाते हैं? तो बाघ जो है से हम लोग से 6 गुना अधिक देख पाते हैं। 4 गुना की जब बात आएगी तो कौन देख पाते हैं? तो चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध जो है हम लोग से 4 गुना अधिक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, जैसे आप देखेंगे कि चील का पूंछ क्या होती है? पीछे खांचे वाली होती है। और गिद्ध क्या होती है? तो मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देती है, आकाश में ऊंचाई पर उड़ती है। तो एक बात नोट करनी है कि हमसे 4 गुना अधिक देखने वाला पक्षी चील, बाज और गिद्ध, ये ही पक्षी जो है हमारे से 4 गुना अधिक देख पाते हैं। ये थी चील, बाज और गिद्ध के बारे में। आगे बात करते हैं नर व्यूअर पक्षी। नर व्यूअर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा व्यूअर उन घोंसलों का चयन करती है, तो घोंसलों को देखती है। ये बहुत राजशाही टाइप के पक्षी हैं। नर व्यूअर पक्षी, नर मतलब जो मेल वाले और फीमेल मादा। तो इसमें जो घोंसले बनाने का काम करती है तो वो नर व्यूअर बनाने का काम करता है। नर व्यूअर क्या करता है कि ढेर सारे घोंसले बनाती हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 घोंसले बनाती है। और मादा व्यूअर क्या करती है कि उन घोंसलों में से चयन करती है। सपोज दैट 1 घोंसला बनाया, 2 घोंसले बनाया, तीसरा घोंसले बनाया। इन घोंसलों में क्या करता है कि उसमें से देखती है, चयन करती है। कौन? तो मादा व्यूअर पक्षी
कि मेरा कौन सा घोंसला अच्छा रहेगा अंडे देने के लिए और किस में वह रहेगी। तो इस तरह से वो चुनाव करती है, बहुत राजशाही टाइप की है। और इस तरह से क्या करती है, वह उसमें घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसी में वह क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। ये किस पक्षी के बारे में, नर बीवर के पक्षी के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पर फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी जो होती हैं, फाख्ता जो होती कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस जो देखे होंगे इस तरह से कैक्टस होते हैं, कटीली वाले होते हैं, तो ये लोग जो है फाख्ता पक्षी होते हैं कैक्टस के कांटों के बीच और जो मेहंदी होते हैं मेहंदी के मेढ़ के बीच, जिससे मेहंदी में टहनियाँ इधर से इधर ऐसे ऐसे निकलती हैं, यहाँ पर जो जगह स्पेस बचती है इसमें क्या बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। तो मेहंदी के मेढ़ों के बीच में घोंसला कौन बनाती है, एग्जाम में आएगा कि कौन ऐसा पक्षी जो कि मेहंदी के मेढ़ में और अपना घोंसला बनाती है और कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाती है, तो फाख्ता पक्षी। उल्लू के बारे में जैसे हमने पीछे बताया कि इनकी आंखें जो होती है सामने की ओर होती है और एक और खासियत होती है इनमें कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकती हैं, काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा लेती हैं। दो बातें पूछी जाती है उल्लू और मैना के बारे में है। अगर आएगी काफ़ी हद तक पीछे घुमाने में कौन समर्थ है, तो काफ़ी हद तक पीछे ये उल्लू क्या है कि अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेती है। और मैना क्या है कि झटके से या किससे, तो झटके से अपनी गर्दन घुमाती है, झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। तो दो बातें हैं दोनों के बारे में, उल्लू के सामने आँख होते हैं और ये काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेते हैं अपनी गर्दन को। मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। पीछे कई बार क्वेश्चन में पूछा था, बच्चों लोग ने पढ़ कर ध्यान नहीं दिया कि मैना के बारे में ये क्वालिटी होती है, ये विशेषताएं हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दें और आगामी आने वाले एग्ज़ाम में प्रिपेयर रहें। कलचिड़ी पक्षी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनमें घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कलचिड़ी देख रहे हैं काफ़ी छोटे आकार की, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब कलचिड़ी पक्षी कैसे घोंसला बनाती है, तो कलचिड़ी पक्षी कहाँ पहले घोंसला बनाती है, तो यह पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। कहाँ घोंसला बनाती है, तो यह पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। और यह अपने घोंसले में किस चीज़ का उपयोग करती है, तो टहनी है, नाजुक नाजुक जो टहनियाँ होती हैं, जड़े हो जाते हैं, ऊन हो जाएंगे, बाल, रुई, यानी कि जो भी नॉर्मल चीज़ नाजुक चीज़ें होते हैं उन सभी का उपयोग कर लेती है। और ये अपने छोटे मोटे कीड़ों को खाती है, अपने भोजन के रूप में छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाती है। इनकी चोंच अंदर से क्या होती है, लाल होती है। इनकी जो चोंच होती है अंदर से क्या होती है, लाल होती है, लाल। यह है आपको कलचिड़ी पक्षी के बारे में विशेषता। कलचिड़ी पक्षी घोंसला कैसे बनाती है, तो कहाँ पर बनाती है, तो पत्थरों के बीच में बनाती है। और अपना घोंसला बनाने के में क्या क्या जो उपयोग करती हैं, तो टहनियाँ जो हैं, नाजुक टहनियाँ वगैरह, जड़, ऊन, बाल, रुई और ये सब बिछाई रहती हैं। कौवा तो आप सब लोग देखे होंगे। कौवा के बारे में कौवा कह रहे हैं कि कौवे घोंसले में लोहे, तार और लकड़ियाँ के टहनियाँ के उपयोग कर लेती हैं। कौवे जब भी घोंसले बनाते हैं तो मजबूत घोंसले बनाते हैं, मजबूत चीज़ों का भी उपयोग कर लेते हैं, लकड़ी के टहनियाँ वगैरह, तार भी मिल जाएगा तो तार का भी उपयोग कर लेती हैं। और ये ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। पेड़ काफ़ी ऊंचे हैं, ऊंची डाली पर यह क्या करती है, ऊंची डालियों पर यह घोंसला बनाती है। और ये अपने घोंसले में तार का भी यूज कर लेती है, उपयोग करती है, और साथ ही साथ में लकड़ी का भी उपयोग कर लेती है। कहीं ना कहीं यह जो है से मजबूत चीज़ों का उपयोग करती है और काफ़ी ऊंचे पर यह अपना घोंसला बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं कौवे जो है ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। एक कोयल आपने देखा होगा, कोयल की खासियत है कि यह अपना घोंसला खुद का नहीं बनाती बल्कि कौवे के अंडे में घोंसला बनाती है। यहाँ पर अगर कौवे के अंडे हैं तो कोयल अंडा देने आता है। सपोज दैट यहाँ से 2 अंडे हैं पहले से और एक अंडे कोयल ने दिया, सपोज दैट 3 अंडे हैं, तो कोयल ने अगर 2 अंडे दिया तो 2 अंडे इसके शेष गिरा देंगे और अपने 2 अंडे
इसमें छोड़ देंगे, यानी कि शेष 3 का 3 रह जाएगा। कौवे ने अंडे में क्या फ़र्क पड़ने वाला भाई, अंडे तो सबसे समान होते हैं, तो बच्चे में भी कोई अंतर नहीं पड़ता था देखने में। कौवे और कोयल के बच्चे में देखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस तरह से चालाकी करते हैं। वे चालाकी करने की वजह यह है कि कोयल करे तो क्या करे, कोयल ठहरा एक क्या, कोयल कैसी पक्षी, तब प्रवासी पक्षी। यह एक क्षेत्र से दूसरे प्रदेश में जाती है, एक खास समय तक जाती है, फिर उसके बाद वापस लौट जाती है। तो कोयल को घोंसला बनाना इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उस वक्त तुरंत लौटने होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो यह प्रवासी पक्षी होने के कारण यह कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवे को कब पता चलता है, जब कोयल आवाज़ निकालने लगता है। तब तक तो कोयल के बच्चे जो होते हैं सो उड़ने वाले होते हैं, उड़ जाते हैं, कुछ कुछ नहीं उड़ पाते हैं तो उसे कौवे मार देती है। तो ये खासियत होती है कोयल के बारे में। कौवा अपने अंडों के साथ साथ में कोयल के भी अंडे को सेती है, कोयल के भी अंडे को वह से देती है। नेक्स्ट पक्षी गौरैया के बारे में। गौरैया जो है अपनी अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया घोंसला कहीं भी देखें, आपके घर में भी देखेंगे, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, किसी चाहे थोड़ा सा जो दराज टाइप का मिले उसमें बना देते हैं, कपबोर्ड में भी बना देंगे। तो यह जहाँ भी, यह घर में ही घोंसला बनाते हैं, पेड़ पौधों पर घोंसला नहीं बनाती हैं। गौरैया की यह मुख्य खासियत है। और कबूतर भी जो है इसी श्रेणी में आते हैं। कबूतर भी अपने जो घोंसले बनाते हैं, घोंसले बल्कि बनाते नहीं, पुराने खंडर वगैरह में रहेंगे। आपके घर के जो थोड़ा सा ऊपर में वेंटिलेटर है उसमें भी रह लेंगे। तो यह घोंसले निर्माण नहीं करते हैं। आगे भारत के वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। भारत के वन्य जीव अभयारण्य उद्यान, सबसे पहले उसे एक बार फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षियों के बारे में हमने सबसे पहले जो पक्षी पढ़ा था, बसंत गौरी पक्षी। बसंत गौरी पक्षी यह जो है कहाँ घोंसला बनाती है, हाँ, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है ना। और दर्जन चिड़िया तो साफ साफ है, पता चल रहा है कि अपने पत्तों को सील करके यह घोंसला बनाती है। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर अधिक देख सकते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा करके साफ कर देती है। नर बीवर पक्षी में क्या होता है कि नर जो बीवर पक्षी होते हैं वह एक से अधिक घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी उन घोंसलों का चयन करती है कि कौन सा अच्छा है और जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती हैं। फाख्ता पक्षी या मेहंदी कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ों के बीच अपना घोंसला बनाती है। उल्लू जैसे अपनी गर्दन काफ़ी पीछे हद तक घुमा सकती है और मैना अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। ये है आपको पक्षियों के बारे में। अब कलचिड़ी पक्षी के बारे में क्या है कि अपना घोंसला कहाँ बनाती, पत्थरों के बीच में बनाती है। छोटे छोटे नरम नाजुक टहनियों लकड़ियों वगैरह का उपयोग कर लेती हैं। कह रहे कि कौवे घोंसला अपने पेड़ की ऊंची डालियों पर घोंसला बनाती है। घोंसले में या मजबूत चीज़ों का उपयोग जैसे कि तार वगैरह का उपयोग कर लेती है, लकड़ी वगैरह का भी उपयोग कर लेती हैं। और कोयल जो अंडे देते हैं कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। गौरैया पक्षी के बारे में यह कहीं भी बना लेते हैं, अपने आपके घर के आसपास में, आपके घर में अलमारी के पीछे, आईने के पीछे। कबूतर भी सेम इसी प्रकार से पुराने खंडहर वगैरह में रह लेता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत के वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान वगैरह के बारे में। सबसे पहला और सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य आपने सुना होगा। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। किस जगह पर है? तो यह उत्तराखंड में है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, जैसे हमने बताया भी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर? तो उत्तराखंड की जगह पर है, उत्तराखंड में है। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बाघों की आबादी बहुत अधिक होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान सेकंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से समझते चलेंगे। गिर, गी से गिर और गी से ग से गुजरात और ग से गिर, यानी कि दोनों अगर तुक मिला कर रखें
तो आपको याद रहेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, गुजरात में। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान के जो स्थापना कब की गई थी, 1913 ईस्वी में की गई थी। एशियाई सिंहों के लिए, जो भी बचे हुए थे उनके बड़े समूहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह किया गया था। इसमें देखेंगे एशियाई सिंह जो होते हैं वह उजले उजले कलर के होते हैं, उनके संरक्षण के लिए किया गया था। और साथ ही साथ में गिर जो वन राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर बाघ भी मिलेंगे आपको अधिकांशतः, जो हम जितने भी बताएंगे भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, हर एक जगह पर कहीं बाघ जरूर मिलेंगे, लेकिन खास करके विशेष रूप से जिस जानवर को संरक्षण के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह एशियाई सिंहों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, यानी कि एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, गुजरात में। स्थापना कब हुई, 1913 ईस्वी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बाघों बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में यह विश्व प्रसिद्ध है। और अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान में इसमें क्या मिलेंगे आपको, बाघ और ख़ास करके बारहसिंघा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष करके बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में। और यह जैव विविधता वाला क्षेत्र आपको कौन सा है, तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंघों के लिए फेमस है, बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 में कर्नाटक में कौन सा, तो आप देख रहे हैं बांदीपुर कर्नाटक। यह टाइगर के तहत जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में इसकी रिजर्व स्थापित की गई थी। 1913 में किसकी की गई थी, गिर राष्ट्रीय उद्यान की। 1913 में गिर राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया इसको, कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, इसके बारे में सब लोग परिचित होंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, यह एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह राष्ट्रीय पार्क को 1985 में 1913 में गिर का, 1975 में बांदीपुर, 1973 में बांदीपुर, 1973 में बांदीपुर, 1985 में काजीरंगा, 1913 गिर, 1973 बांदीपुर, 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सबसे अधिक एक सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। 1985 में विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी बाघ हैं, लेकिन फेमस किस लिए है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। देखिए इसके याद करने का एक ही तरीका है कि इसको बार बार आप देखते रहें। बार बार देखने से क्या होता है कि याद हो जाता है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो फिर एक बार नज़र फिर से डाल लेते हैं। तो एक एक जगह के स्थान पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यह किसके लिए फेमस है? तो यह उद्यान सबसे पुराना उद्यान है, बाघों की आबादी के लिए अधिक है। गिर गुजरात में 1913 में एशियाई सिंहों के लिए फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश जो कि बारहसिंगों के लिए फेमस है। बांदीपुर कर्नाटक 1973 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और ये थे आपके पूरे के पूरे जो भी पूछे जाते हैं वीएस कंटेंट में सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कुछ बात कर लेते हैं हमारे देश के, जैसे देश में ऊपर में अगर इस तरह फिगर बनाते हैं, 1 मिनट, उतना अच्छा तो फिगर अच्छा देखेंगे। यहाँ पर देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर इधर देखेंगे थोड़ा सा, इधर अंडमान निकोबार। तो देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ पर है? साउथ बटन अंडमान निकोबार में। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस, ऊपर देखेंगे हिमिस, आप लोग राज्य को याद रखेंगे हिमिस, यह लद्दाख में है। हिमिस लद्दाख। साउथ बटन, साउथ बटन पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। हिमिस लद्दाख में है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे ऊंचाई पर स्थित। और साउथ बटन यह जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस। पहला बाघ अभयारण्य सिरिस्का राजस्थान। पहला यहाँ पर देखेंगे राजस्थान, यह सिरिस्का जो है पहला बाघ अभयारण्य है। सिरिस्का पहला बाघ अभयारण्य। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। अगर सबसे ज़्यादा बात करें हम कि सबसे अच्छा बताएंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सिरिस्का राजस्थान। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचाई पर पार्क हिमिस उत्तराखंड, लद्दाख। और साउथ बटन पार्क सबसे छोटा पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एक और है, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान में। सबसे छोटा पार्क साउथ बटन पार्क अंडमान में। सबसे ज़्यादा वन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये सभी आपको याद रखने होंगे। सिरिस्का राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जैसे अभी हमने बताया। देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर अभी हमने जिक्र किया, नागार्जुन सागर कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और एक और बात है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ, जो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में केबुल लामजाओ। भारत का सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान, अभी हमने बात किया था कि सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? अंडमान में स्थित हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं एक मैप के थ्रू एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, और आप सभी बताएंगे हमें कि कौन कहाँ पर है। चलिए मैप उतना तो ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सही है। इधर श्रीलंका हो गया, इधर अंडमान निकोबार हो गया। बारी बारी से बताएंगे। लद्दाख में सबसे ऊंचा पार्क हिमिस पार्क, ठीक है। अंडमान में सबसे छोटा पार्क साउथ बटन। राजस्थान में पहला बाघ अभयारण्य सिरिस्का है ना। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में कौन सा? नागार्जुन सागर, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है ना। और बांदीपुर कर्नाटक,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटा पार्क साउथ बट्टन। यहाँ पर सबसे अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मणिपुर में देखेंगे कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ पर? मणिपुर में। नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, यह केबुल लामजाओ पार्क है। इस तरह से आप लोग भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेफेंथिस के बारे में। नेफेंथिस पौधे के बारे में बात करते हैं। तो नेफेंथिस पौधा देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से घटपर्णी के नाम से जानते हैं। घटपर्णी इसी को बोला जाता है। एक और नाम से जाना जाता है, इसे पिचर प्लांट भी बोलते हैं हम लोग, PITCHER, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसलिए बोला जाता है कि आप इसका देखेंगे आकार इस प्रकार से है कि एक घड़े की जैसे आकृति दिखाई पड़ेगी। यह घड़े की आकृति जैसे होती है, इसलिए पिचर प्लांट। इसे घटपर्णी भी हिंदी में बोला जाता है और लोग इसे नेपेंथिस के भी नाम से जानते हैं। तो नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया के नेपेंथिस पौधा कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के एकमात्र जगह मेघालय में। पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था कि नेपेंथिस पौधा भारत के कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के एकमात्र स्थान जो कि मेघालय में पाया जाता है नेपेंथिस पौधा, भारत के एकमात्र स्थान है कहाँ? मेघालय, जहाँ पर नेपेंथिस पौधा। अन्य देशों में अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत का मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े छोटे जीव को शिकार करता है, छोटे जीवों को खाता है, क्योंकि यह मांसाहारी पौधा है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती ढक्कन लगा होता है। इससे खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। इसे हमने पहले बताया कि नेपेंथिस पौधा को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। यह अपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने का वजह यह है कि आप देखेंगे जितने पादप होते हैं, सभी के सभी पादप जो से नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं बल्कि अपनी जड़ से यानी कि मिट्टियों से ग्रहण कर लेते हैं। अधिकांशतः पौधे क्या होते हैं, मिट्टियों से नाइट्रोजन के अवशोषण कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि नेपेंथिस जैसे पौधे। नेपेंथिस पौधा क्या करता है कि नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए छोटे मोटे कीड़ों को खाता है। वजह क्या होती है कि न तो यह वायुमंडल से ग्रहण कर सकते हैं और नहीं इनमें सिस्टम जो होता है कि जो कि मिट्टियों से ग्रहण कर पाते हैं। तो इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कीड़े मकोड़ों को खाते हैं कौन? घटपर्णी पौधा। आगे बरगद के बारे में, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। देखेंगे यह बरगद का पेड़ है और ये बरगद के पेड़ में नीचे नीचे लटकन ऐसे टहनियों से लटकन होती है, जो कि टहनियों से आती है और नीचे ज़मीनों के अंदर चले जाते हैं, जो कि पेड़ों को सहारा देने में काम करते हैं। इस तरह के जब पेड़ होते हैं तो काफ़ी विशाल पेड़ का निर्माण होता है, क्योंकि टहनियों को सहारा देने का काम कर देती है, जिससे पेड़ क्या हो जाते हैं, मजबूती से खड़े रहते हैं और मजबूत खंभों की तरह यह काम भी करती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में देख, रेगिस्तानी ओक ऐसा ना समझेंगे कि भारत में यह पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। सबसे सोचने वाली बात है कि इसकी ऊंचाई जो होती है, ऊपर वाली जो ऊंचाई होती है वह मात्र 11 से 12 फीट होती है, मात्र 11 से 12 फीट होती है। और इनके जड़ें जो होती हैं 250 से 300 फीट तक अंदर जाती है, जब तक पानी न मिल जाए। जहाँ पानी मिल जाए वहाँ तक पहुँचती है वह। तो रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 11 से 12 फीट तक होती है। इनकी पत्तियाँ बहुत कम होती है, क्योंकि रेगिस्तानी पौधे की पत्तियाँ बहुत कम होती है, जिस वजह से इसलिए पत्तियाँ कम होती है, क्योंकि इनके वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत कम करने होते हैं। पानी की मात्रा कम है, वाष्पोत्सर्जन कम होनी चाहिए, तो पत्तियाँ कम रहेंगी तो वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो सकेंगी। इनकी ऊंचाई 11 से 12 और जड़ें की लंबाई कितनी है? 250 से 300 फीट होती है। और यह जो है पानी क्या करती हैं, यह पानी तक जब पहुंचती है, पेड़ में यह क्या करती हैं, अपने पानी को जमा करती है। और इसके आसपास के रहने वाले इलाके, ये काफ़ी बार ऑप्शन में बनाकर पूछ देता है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिनमें से पाइप डाल करके पानी बाहर निकाल लिया जाते हैं आसपास के रहने वाले लोग। यही रेगिस्तानी ओक है।
नीचे से ज़मीन से पानी ला करके अपने तने में स्टोर करती है। और जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग होते हैं, जब कभी पानी की कमी पड़ जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ के लोग इस तने के अंदर पाइप डालते हैं, पतला पाइप डाल करके पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ये किसके साथ की जाती है? रेगिस्तानी ओक, जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखिए जंगलों के बारे में बात करते हैं। जंगल क्या है, अधिनियम कब आया, और क्या इसमें लोग जो रहते हैं, इसमें जो काफ़ी अरसे से लोग रहते हैं उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है जंगलों के बारे में। तो जंगल जो अधिकार कानून है, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देती है कि इस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जंगल अधिकार कानून 2007 में पारित हुआ था। उसने यह बोला गया था कि जो 25 सालों से जो जंगल में रह रहे हैं एक जगह पर, वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें कानूनी अधिकार मिला है कि वह जगह पर चाहे तो जो मन सो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। उगाने में, जैसे उगाने के क्रम में क्या उगा सकते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो खाने खुदाई बांध कर निर्माण करते हैं, जंगल खत्म हो जाता है। उगाने में वही साग सब्जी वगैरह क्या उगा सकते हैं, साग सब्जी वगैरह उगा सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं, यानी कि खेती बाड़ी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जंगल संरक्षण व प्रक्रिया, जंगल की जो संरक्षण है वहाँ की ग्राम सभा करती है। जो भी ग्राम होते हैं जो 25 वर्षों से रह रहे हैं, उन ग्रामों में एक ग्राम सभा होती है, वही क्या करती है, जंगलों के संरक्षण का प्रदान करती है। खानों की खुदाई में बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जंगल का समापन के कारण किस वजह से है। खानों को खुदाई किया जा रहा है, सड़क वगैरह निर्माण की जा रही है, जिस वजह से हमारे जंगल का सफाया होते जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि की। कृषि जो है, कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियां, फूल उगाना, पशुपालन इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्रिया कितनी होती है? 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मैं आपको बता दूं 3 प्रकार की क्रिया में पहला क्या होता है? प्राथमिक क्रिया होती है, फिर होती है द्वितीयक क्रिया होती है, और तृतीयक क्रिया होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया में आप कृषि वगैरह कर सकते हैं, जो कृषि करते हैं वो प्राथमिक क्रिया में। पशुपालन जो करते हैं वो भी प्रथम क्रिया में आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, जो कृषि करेंगे, पशुपालन करें, पशुपालन करके आप दूध उत्पादन किए, दूध उत्पादन कहाँ गई? फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री वगैरह होते हैं तो फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो द्वितीयक में संसाधन में लगे हुए हैं। फैक्ट्री में गए, दूध गया फैक्ट्री में, दूध पशुपालन किए, दूध गया फैक्ट्री में, पशुपालन प्राथमिक हो गया। द्वितीयक में जगह फैक्ट्री, फैक्ट्री से पनीर बने, पनीर का गाड़ी वगैरह से, ट्रक वगैरह से एक जगह से दूसरे जगह गया। तो ट्रकों वगैरह से जो एक जगह से दूसरे जगह गए, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है, कौन सा? ट्रांसपोर्ट वाला काम तृतीयक में आ जाते हैं। प्राथमिक के सिर्फ पशुपालन, द्वितीयक में फैक्ट्री वगैरह जो उद्योग धंधे होते हैं, और तृतीयक में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं, प्रक्रिया में आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है कि लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न, भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर करती है। भारत की जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या जो है अभी तक कृषि पर निर्भर होती है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। कृषि प्रधान देश बोला जाता है क्योंकि यहाँ का अधिकांशतः जो लोग हैं कृषि से संलग्न होते हैं। किससे संलग्न है? कृषि से संलग्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि बोली जाती है। कृषिगत भूमि वैसे भूमि को बोलते हैं जहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, उसी को कृषिगत भूमि बोलते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन के अंदर बंजर हो जाती है। जब लगातार आप एक ही प्रकार के फसल को उपयोग करेंगे, बार बार एक ही प्रकार के फसल उपयोग करते हैं, उगाते हैं, तो क्या होती है कि ज़मीन बंजर हो जाती है। तो ज़मीन को बंजर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? खाद या फिर उर्वरक का छिड़काव करते हैं। खाद या फिर उर्वरक का छिड़काव करते हैं जिससे ज़मीन बंजर नहीं होती है। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान, ये और जो कला होता है इसे खेती कहते हैं। खेती करने के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? मिट्टी का जुताई करना, साथ ही साथ में फसल को उगाना, और उगाने के साथ साथ पशुपालन का जो विज्ञान है, कला होती है, यह खेती, इसे ही खेती कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम कीड़ों को वाणिज्य पालन कृषि कार्य में पूरक होता है। कहीं न कहीं कृषकों को, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, उनके आय में पूरक होता है।
पॉजिटिव पॉइंट में रहता है कि जो रेशम का उत्पादन करते हैं। रेशम के पीछे जैसे रेशम उत्पादन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। सेरीकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन होता है रेशम का कीटों से। रेशम का कीट खाते क्या हैं, शहतूत के पत्ते। किस चीज़ के पत्ते खाते हैं, शहतूत के पत्ते खाते हैं। और इससे आय में काफ़ी वृद्धि होती है। यह व्यापार के रूप मुख्य रूप से किया जाता है, व्यापार के लिए। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य का पालन किया जाता है। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। सेरीकल्चर मतलब पिसीकल्चर मत्स्य पालन और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। उसी तरह से विटीकल्चर, विटी मतलब द्राक्षा, द्राक्षा मतलब क्या होता है, अंगूर। अंगूर की खेती क्या बोला जाता है, विटीकल्चर। सेरीकल्चर मधुमक्खी कह रहे हैं। सेरीकल्चर रेशम कीड़ों का पालन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि। हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फल, फूल और फलों को उगाना होता है। इसे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीजों के बारे में। तो बीज क्या होते हैं, जैसे बीज के बारे में बता दें कि बीज क्या होते हैं कि बीजों प्राचीन समय से सूखी लौकी में रखकर कुछ मिट्टी से लेप कर देते हैं। नीम की पत्तियां उसे कीड़ों से बचाती है। आप गांव देहात में पहले देखोगे कि लौकी जो होती थी सूखने के बाद, ज़्यादा बड़े लौकी को सुखा देते, सुखाने के बाद बीच में होल करके इसमें से जो भी अंदर का मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकाल करके रख देते हैं। अंदर से खोखला हो जाता है, उसके ऊपर से क्या होता है, मिट्टी का लेप कर देते थे और अंदर में बीज को डाल करके उसको ढक दिया जाता था ताकि बीज क्या होते थे, सुरक्षित रहते थे। और नीम की पत्ती वगैरह डाल दी जाती, कीड़े वगैरह न लगें। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बीज एक जगह से दूसरी जगह चलते भी हैं। बोलिएगा पैर तो है नहीं तो चलेगा कैसे, तो चलने का मुख्य कारण है कि आपके कपड़े में लग करके, या फिर कोई कोई बीज ऐसे होते हैं कि जब पक जाने के बाद क्या अपने आप दूर फेंक देते हैं, उस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। सोयाबीन की फलियां में इसी प्रकार की होती है कि बीज फलियां फटती हैं तो उसके बाद उस बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। काली मिर्च क्या होती है, बीज होती है। सौंफ भी बीज होते हैं, गेहूं भी बीज होते हैं। ये सभी बीज के अंतर्गत आते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। नाशपाती में बीज होता है, भिंडी में भी होता है, करेले में भी होता है, खीरा में भी आपने देखा होगा, टमाटर में भी, चीकू में भी। चीकू जो फल होते हैं उसमें भी बीज पाए जाते हैं। कह कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। यह आपको प्रथा, उत्तर प्रदेश की प्रथा है कि मिट्टियों में जब गोबर मिला देते हैं तो मिट्टी में क्या लगता है, कीड़ा नहीं लग पाते हैं। यह अधिकांशतः फेमस आपको उत्तर प्रदेश की प्रथा। कपड़े में बांधा हुआ बीज बीज में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि ये कपड़े से बीज सांस लेने में सक्षम हो जाते हैं। कभी कभी आप घरों में देखे होंगे कि बीज के अंकुरण के लिए कपड़े में एक दो प्रकार के आप बीज फुला दीजिए, एक को आप ऐसे रख दीजिए और दूसरे कपड़े में बांध देते हैं। तो कपड़े में बांधने से क्या होता है कि बीज जल्द से जल्द अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने का कारण यह है कि उसमें श्वास के लिए या फिर वायुमंडल से मिलने वाले वायु जो है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। यदि बीज को कह रहा है कि यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए तो आधे नहीं, तो इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे, या तो बीज टूट गए थे या फिर बीज में कीड़े लग चुके थे। तो हमें कृषि जब भी करते हैं, कृषि भी खेती बाड़ी भी की जाती है, तो उस समय क्या किया जाता है, बीज के बुआई से पहले हम लोग के बीजों का परीक्षण कर लेते हैं। उन्हें बाल्टी या टब में डाल करके, बाल्टी या टब में पानी डाल करके, पानी में डालने के बाद फिर उसमें बीज डालते हैं। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छे किस्म के बीज होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बीजों का आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बीज नष्ट है। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है कि बीज जो नष्ट है किन किन कारणों से वह नहीं उग पाते हैं, किन किन कारणों से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो अंकुरित नहीं होने का 3 मुख्य कारण हो सकते हैं कि या तो फिर बीज क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त होंगे, दूसरा कारण है कि बीज बीच में टूट गए होंगे, या फिर तीसरा कारण यह हो सकता है कि बीज में कीड़े लग चुके होंगे। ये मुख्य कारण हैं जिनके कारण से बीज अंकुरित नहीं हो पाती हैं। सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो सब्जियां जो है, अधिकतर सब्जियां पौधे फूलों और अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। जैसे कुछ क्या होता है कि अधिकतर सब्जी जो होते हैं पौधे के फूल हम लोग जो सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं,
तो अधिकांश जो सब्जी होते हैं वह तो फूल के भी उपयोग कर लेते हैं सब्जी के रूप में, या फिर आप लोग क्या कर लेते हैं, पत्तियों को भी सब्जी के रूप में उपयोग कर लेते हैं। लोहा आयरन, गुड़ और आंवला पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बनता है आपको कि लोहे किससे प्राप्त होते हैं। ऐसे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन करता है, यदि किसी को क्या हो गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो वह क्या क्या चीज़ खाना उससे उचित रहेगा। तो उचित खाने में क्या रहेगा, गुड़ रहेगा। ये 3 चीज़ आपको ऑप्शन में साथ साथ मिलेंगे, गुड़ मिलेगा, आंवला मिलेगा, और आंवले के साथ साथ में हरे पत्तेदार सब्जियां में जैसे पालक दे देगा। गुड़, आंवला और पालक, इन तीनों से आप क्या कर सकते हैं, लोहे को प्राप्त कर सकते हैं, आयरन फेरस को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि कुछ सब्जियां जो है जैसे होती हैं, कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं, लोहा गुड़ आंवला पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात याद कर लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि विदेश से आने वाले सब्जियां हमारे देश में जब शासन करने वाले लोग अधिकांशतः जैसे यूरोपियन आए, फ्रांसियन आए, है ना, बहुत सारे ब्रिटेन से भी लोग आए, तो जो भी जहाँ से आए तो अपने व्यापार के माध्यम से या फिर घूमने के माध्यम से जो भी आए, तो वो कहीं ना कहीं उसी क्रम में एक बीज दूसरे बीज से जगह से यहाँ पर नए नए प्रकार के बीज आए। तो जो यहाँ पर जो हम लोग अभी सब्जियों में जो यूज करते हैं, जैसे हरी मिर्च, टमाटर और आलू। हरी मिर्च और टमाटर और आलू ये आया कहाँ से था, तो यह साउथ अमेरिका से आया था, साउथ अमेरिका से आया। गोभी मटर यूरोप से आए थे। गोभी और मटर जो हम लोग खाते हैं, सब्जियों में उपयोग करते हैं, गोभी मटर यूरोप से आया। हरी मिर्च ये सब कहाँ से आया, साउथ अमेरिका से। कॉफ़ी भिंडी, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई। सोयाबीन चीन से आया। ये सबको याद कर लेने होंगे। हरी मिर्च टमाटर साउथ अमेरिका, गोभी मटर यूरोप से, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से। ये थे सभी सब्जियों के बारे में। और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।